को कोई क्विज दिया था, हो गया क्विज में मसला, सोल्यूशन भेज दिया था सॉल्व ने, सोल्यूशन आ गया था ना जी। 2 दिनों से टेक्निकल क्विज में हो रहा है। पहले क्विज में मिस्टेक है, फिर टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, फिर बताना पड़ रहा है। क्या क्या मसला था? पहले उस दिन था रीपेमेंट का मतलब सीन था, उसमें मतलब रीपेमेंट लेकिन मिली नहीं थी और कल भी मतलब चलो सही हो गया ना, चलो वो जल्दी जल्दी में बनाते हुए उससे हो गया होगा। खैर अच्छा भाई, अब आपके पास आज कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल फंड, थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ उसका, फिर हम लिखेंगे। हमने कहा ये कि भाई आज तक हमने जितने भी सवालात किए थे उस सवालात के अंदर हम कह रहे थे कि भाई आपने क्या की हुई थी, स्पेसिफिक बोरिंग। अच्छा, स्पेसिफिक बोरिंग का मतलब यह है कि आपने जो पैसा लिया वो स्पेसिफिकली एसेट के लिए लिया है। भाई यही मतलब था ना भाई, अगर मैं स्पेसिफिक का मतलब कहूं तो स्पेसिफिक बोरिंग का तो मतलब ही यही है कि आपने पैसा जो लिया है वो स्पेसिफिकली इस एसेट के लिए लिया है। तो मैंने कहा हम ये कह रहे थे कि स्पेसिफिक बोरिंग पूरी की पूरी इस एसेट के ऊपर लग रही थी, ऐसा है। अब बिल्कुल तुम्हारे लेवल पे आके एक एग्जांपल, मैंने कहा कि भाई अगर लेट से मैंने 1 मिलियन रुपीस लिए हैं, या 1 मिलियन की जगह मैं लिख दूं 5 लाख रुपए लिए हैं, किससे? बैंक से। तो ये पूरे के पूरे 5 लाख रुपए मैंने किसके लिए लिए थे? एसेट के लिए। ये पूरे के पूरे 5 लाख रुपए हम कहेंगे भाई हमने इस एसेट के लिए लिए थे, सही जी, इसके लिए। तो हम क्या कह रहे थे कि ये 5 लाख रुपए पे लगने वाला पूरा इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो रहा था। वापस से इसको थोड़ा एब्जॉर्ब करता है भाई। मैंने कहा आज की पहली क्लासेस में आपने कौन सी बोरिंग की थी? स्पेसिफिक बोरिंग की थी। आपने कहा था कि भाई स्पेसिफिकली ये पैसे किसके लिए लिए गए? एसेट के लिए लिए गए। तो मैं कह रहा था इसके ऊपर आने वाला तमाम का तमाम इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो रहा था। तो मैंने कहा लेट से अगर इसके ऊपर 10% का सूद है तो वो कितना हो गया? अच्छा, आप अज्यूम करो कि ये 50,000 में पूरा का पूरा इसलिए कैपिटलाइज कर रहा हूं क्योंकि काम डे 1 पे शुरू हो चुका, इंटरेस्ट लगना शुरू हो चुका और कोई इंटरप्शन पीरियड नहीं है, तो ये तमाम का तमाम इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो गया था। अब एक और बात, चाहे मैंने इस 5 लाख रुपए में से सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को पूरे साल में 3 लाख ही क्यों ना दिए हूं। आप जो मेरी बात को पिक करना, मैंने कहा कि भाई मैंने बैंक से कितने लिए? 5 लाख रुपए। कॉन्ट्रैक्टर को पूरे साल में कितने दिए? अब बिल्कुल एक एक करके, इसमें इतनी सी भी कंफ्यूजन हो तो हाथ के हाथ पूछना। मैंने कॉन्ट्रैक्टर को 3 लाख रुपए दिए, तो CWIP में कितने गए? क्योंकि मैंने बैंक को क्रेडिट किया होगा और CWIP को। अच्छा, क्या लोन का बैलेंस अपनी जगह ही है? यस, लोन का बैलेंस अपनी जगह है। अच्छा, लोन का बैलेंस कितना है? अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं, जब लोन का बैलेंस 5 लाख रुपए है तो आप ये कहें कि सर वो पूरा का पूरा 5 लाख रुपए किसके लिए लिया गया है? एसेट के लिए। तो उसके ऊपर आने वाली तमाम बोरिंग कॉस्ट एसेट पे लगेगी, सब्जेक्ट टू के वो कंडीशंस पूरी हो जाएं। और मैं इसमें कह रहा हूं कि सब्जेक्ट टू हो गई हैं। आज तक हमने ये कारस्तानियां की हैं कि भाई पैसे लिए, जो पैसे हैं सब एसेट के हैं, जो पैसे हैं। पर एक चीज क्लियर कर रहा हूं, जो पैसे हैं एसेट के हैं पर एसेट पे पूरे लगे इवन दो, तब भी मैं पूरा इंटरेस्ट कैपिटलाइज करता था। रीजन बीइंग ये पूरा का पूरा लोन किसका है? एसेट का है। यहां तक क्लैरिटी है? चलें जी, ये तो हो गई आपकी स्पेसिफिक बोरिंग। आज हम बात करेंगे जनरल बोरिंग की। कौन सी? जनरल बोरिंग की। अब जरा इसी को आगे लेके चलते हैं, इसी को आगे लेके चलते हैं। मैंने कहा अब लेट से आप अज्यूम करें, आप अज्यूम करें कि आपके पास कोई स्पेसिफिक बोरिंग नहीं है। अच्छा, स्पेसिफिक बोरिंग ना होने का मतलब यह है कि आप बैंक के पास गए और आपने बैंक को यह कहा कि भाई मुझे एसेट के लिए पैसे चाहिए, तो ये तो हो गई स्पेसिफिक। दूसरा तरीका यह कि आप बैंक के पास गए, आपने बोला भाई मुझे पैसे अवेलेबल कर दो, मेरी लिमिट सेट कर लो, मैं इसमें से इतने पैसे निकाल सकता हूं। देखिएगा यहां पर मैंने कहा भाई बैंक ने एक रनिंग फाइनेंस की लिमिट क्या कर दी भाई?
सेट कर दी और वो लिमिट है कोई 9 लाख रुपए की। इसके ऊपर जो रेट है वो है हमारा 15%। मैंने कहा कि भाई सर ये वाली बात नहीं समझे, वापस से समझाए। मैंने कहा आज के पहले जल्दी से बताना, कंक्लूजन कर रहा हूं मैं। आज के पहले तुम बैंक के पास गए, तुमने बोला पैसे चाहिए, उसने बोला किसके लिए, आपने बोला, आप पूरे पैसे लेकर आ गए, आपने अपने बैंक अकाउंट में रख लिया, आपने एंट्री बनाई बैंक डेबिट लोन, लोन अपनी जगह है, बैलेंस अपनी जगह है। अच्छा मैंने आपसे पूछा वो जो बैंक बैलेंस है उसमें से आपने कितने इस्तेमाल किए? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए किसको दिए? वो आपने बैंक को क्रेडिट करके CWIP को डेबिट किया, एसेट पे 3 लाख रुपए लगे अब तक, पर बैंक से कितने लिए हैं? तो आप क्या कह रहे थे, भले ही एसेट के ऊपर 3 लाख रुपए लगे हो, मैं इंटरेस्ट जो कैपिटलाइज कर रहा था वो पूरा 5 लाख रुपए पे कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो पूरे 5 के 5 लाख, तो हम कह रहे थे पूरे 5 लाख पे आने वाली बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो रही थी, भले ही मैंने पैसे कम लगाए हों। सब्जेक्ट टू सवाल क्या था, पैसे किसके लिए हैं? एसेट के लिए। इस चीज को साइड में लगा दिया। आज हम बात कर रहे हैं जनरल बोरिंग की। मैं बैंक के पास गया, उसने बोला भाई किसके लिए पैसे चाहिए? मैंने कहा भाई मल्टीपल काम है। उसमें मल्टीपल काम है, उसने बोला भाई हो सकता है कि मैं इस पैसे में से क्रेडिटर को पेमेंट करूं, हो सकता है मैं इस पैसे में से, बहुत फोकस होकर सुनना, हो सकता है कि मैं इस पैसे में से सैलरी पे करूं। भाई हो सकता है मेरे पास पैसे नहीं हो तो मैं बैंक से पैसे निकालूंगा, किसको दे दूंगा? सैलरी के पैसे दे दूंगा। हो सकता है मैं इसमें से पैसे किसके लिए निकालूं? एसेट के लिए निकालूं। अच्छा अब जरा बिल्कुल थम के एक और बात, भाई जनरल बोरिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बैंक में पैसे लेकर आ गए, आपके पास एक फैसिलिटी अवेलेबल है। यानी आज अगर मेरे पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड का हरगिज मतलब ये नहीं है कि मेरे पास मेरे बैंक अकाउंट में वो पैसे मौजूद हैं। मैं कह रहा हूं मेरे पास फैसिलिटी मौजूद है। अब लेट से मैं पेट्रोल पंप पे रुका, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैंने क्रेडिट कार्ड निकाला, मैंने बोला भाई ये स्वाइप कर और मुझे पेट्रोल भर दे 10,000 रुपये का। मुझे बताओ पैसे कब निकले? जब इस्तेमाल हुए। पैसे कब निकले? जब इस्तेमाल हुए। अच्छा अलबत्ता जब तुम स्पेसिफिक बोरिंग की बात करते हो, ये रही, पैसे पहले दिन पे तुम्हारे हाथ में होते हैं। किसके लिए? एसेट के लिए। यानी दोनों में फर्क है। फर्क यह है कि वहां पे पहले दिन पे पैसे आपके पास आ जाते हैं, पूरे किसके लिए आते हैं? तो पूरे के पूरे एसेट पे लगते हैं, यानी पूरी की पूरी बोरिंग कॉस्ट एसेट पे लगती है, भले ही उसमें से खर्चा कम हुआ। इधर आ जाओ, इधर मेरे पास फैसिलिटी कितने की है? 9 लाख रुपए की। आप सब मुझे बताएं क्या ये 9 लाख रुपए पूरे एसेट के लिए, मल्टीपल चीजों के लिए? अच्छा तभी तो इसका नाम है जनरल बोरिंग। जनरली किसी चीज पे भी इस्तेमाल करूंगा। अच्छा 9 लाख रुपए क्या मेरी ये भी लायबिलिटी है? नहीं, फैसिलिटी है। इसमें से जितने निकालूंगा वो मेरी लायबिलिटी। चलो अब मैं आपसे पूछता हूं, भाई मैं पेट्रोल पंप पे रुका, मैंने 10,000 का पेट्रोल भराया, क्या मैंने जैसे ही पैसे निकाले 10,000 की लायबिलिटी हो गई? 10,000 का इंटरेस्ट तब से लगेगा? यस। अच्छा फिर मैं गया, मैंने बोला भाई, बेगम ने कहा भाई दूध दही भी लानी है, हमने कहा भाई हमने दूध दही वाले को भी क्रेडिट कार्ड दे दिया। मैंने कहा भाई 1.5 किलो दूध दे दो, 200 की दे देते, 500 रुपये उसको दे दिए, 500 और निकल गए, तो मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। अच्छा अगले दिन शॉपिंग की 9,000 रुपये की, फिर लायबिलिटी। तो जैसे जैसे पैसे निकालूंगा वैसे वैसे लायबिलिटी आएगी। इसमें क्या है? वन टाइम, पहले दिन पे आ गई और पहले दिन पे आप इंटरेस्ट लगाना शुरू कर देंगे। दोनों में फर्क क्लियर है? पक्की बात है। ये तो हो गया बेसिक फर्क बिटवीन जनरल बोरिंग एंड स्पेसिफिक बोरिंग। अब वापस से टू कंक्लूड इट, आज के पहले तुमने जितने भी सिनेरियोज किए हैं वो कौन से हैं? स्पेसिफिक बोरिंग के। स्पेसिफिक बोरिंग का मतलब ये है कि आप बैंक के पास गए, आपने बोला पैसे चाहिए, उसने बोला किसके लिए? आपने बोला इसके लिए, एसेट के लिए। वो बोलेगा ये लो पैसे, आपने एंट्री बनाई बैंक डेबिट लोन क्रेडिट। क्या उसी दिन से सूद चार्ज होना शुरू हो जाएगा? कुछ पैसे पे, पूरे पैसे पे? वेरी गुड। अब सुनो, चाहे आप इस्तेमाल करो या ना करो, देखो ये बात नहीं भूलनी है, चाहे आप इस्तेमाल करो या ना करो, आप पे इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। अगर कौन सी बोरिंग है? स्पेसिफिक बोरिंग। अब एक और चीज सुनो, मुझे एक बात बताओ, रनिंग फाइनेंस में जो अभी सिखाया, जनरल बोरिंग में मेरे पास फैसिलिटी कितनी है? इस पे सूद लगना शुरू हो जाएगा कब? जब पैसे निकालूंगा। ये दोनों में फर्क है। वहां पे पैसा इस्तेमाल करूंगा तो सूद लगेगा, यहां पे इस्तेमाल करूं
क्योंकि इसमें आपको उसने पैसे निकाल के आपको थमा दी है। अब आप देखें इसको आप यूज करें या ना करें, सूद चार्ज होना, तो यानी जनरल बोरिंग में इंटरेस्ट लगना शुरू होगा तब जब आप पैसे निकालेंगे। यहां पे इंटरेस्ट चार्ज होना डे 1 से शुरू हो जाएगा। दोनों में क्लैरिटी है, पक्की बात है। अच्छा एक सवाल, मींस के एक्सपेंस ओनली उस वक्त बुक करेंगे जब जब एसेट के लिए पैसे निकालेंगे। मैंने तो ये कहा ही नहीं जब जब एसेट के लिए निकालेंगे, मैंने कहा जब जब पैसे निकालेंगे। मैंने एसेट का नाम लिया, मैंने आपको क्या कहा, जब जब पैसे निकालेंगे। जब पैसे निकाले इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू, जब पैसे निकाले। चलो अब मैं आपसे एग्जांपल पूछता हूं। मैंने कहा मैं, तुम बताना जनरल है स्पेसिफिक है। मैं बैंक के पास गया, मैंने बोला भाई मुझे यार 5 लाख रुपए चाहिए। उसने बोला क्यों चाहिए? हमने बोला यार बस मल्टीपल पर्पस के लिए चाहिए। किसके लिए? अच्छा, जैसे ही आपने सुना कि मल्टीपल पर्पस के लिए चाहिए तो आप ये नहीं कह सकते कि एसेट के लिए, तो ये पूरे पैसे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है। अच्छा तो बैंक कह रहा है कि तो बेवकूफ अभी क्यों लेके जा रहा है, जब चाहिए हो तब निकाल लेना, जब चाहिए हो। उसने कहा मैं आपकी 5 लाख रुपए की लिमिट सेट कर रहा हूं जनवरी 1 को, 5 लाख रुपए की लिमिट सेट कर रहा हूं जनवरी, ये सेट हो गई। इसके ऊपर मैंने कहा सूद कितना लोगे? उसने बोला भाई देखो अगर तुम आज अगर स्पेसिफिकली पैसे लेके जाते ना किसी एक मकसद के लिए, तो मैं तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट रखता 10%, पर आज जो तुम अपने डिस्पोजल पे जब भी चाहो यूज करो उसके लिए भाई इंटरेस्ट ज्यादा है, क्योंकि आप अपनी फैसिलिटी पे यूज करेंगे ना। तो जब आप अपनी फैसिलिटी पे यूज करेंगे आपको बार बार बैंक के धक्के नहीं खाने, तो बैंक के धक्के नहीं खाने तो आपका इंटरेस्ट होगा, क्योंकि मैं आपको फैसिलिटेट कर रहा हूं ज्यादा। तो अब मुझे बताओ ये जो पूरी कहानी आपने सुनी, इस बोरिंग को कौन सी बोरिंग का नाम दूं? व्हाई नॉट स्पेसिफिक? स्पेसिफिकली एसेट के लिए नहीं है, ये हमें बात समझ आती है कि भाई स्पेसिफिकली एसेट के लिए नहीं है। चलें जी, ये भी बात हमने क्लियर कर दी। अब मैंने कहा मेरे पास 5 लाख की फैसिलिटी मौजूद है, 5 लाख की फैसिलिटी मौजूद है। भाई एक एक करके सुने। जब 5 लाख रुपए की मेरे पास फैसिलिटी मौजूद है, मैंने उसमें से इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया 50,000 रुपए का, 50,000 निकले, लायबिलिटी हुई। किस दिन? जब पैसे निकाले। जब, तो मेरी लिमिट कितनी बाकी है? 4.5 लाख रुपए की लिमिट अभी बाकी है। अच्छा अब तुम सब बताओगे सूद किस पे लगेगा? 4.5 रुपए। तो 4.5 रुपए क्यों नहीं? वो तो यूज ही नहीं किया भाई, वो तो निकाले ही नहीं है। यानी जितने पैसे निकालोगे उतना इंटरेस्ट, जितने पैसे निकालोगे उस पे इंटरेस्ट। चलो आगे गए, हमने 1 लाख रुपए और विड्रॉ किए, अब इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 1.50 पे। अब तुम देखो ये खुद कह रहे हो कि 1.50 पे, क्यों? जैसे पैसे इंक्रीज होंगे वैसे इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। अच्छा फिर मैंने आगे जाके 30,000 और निकाले 1.80 पे, यानी जैसे जैसे पैसे निकालूंगा वैसे वैसे सूद लगेगा। अब इसके बरक्स जो पिछली क्लासेस में किया है, आप गए बैंक के पास, आपने बोला भाई एसेट के लिए लोन चाहिए, उसने 5 लाख रुपए उसी दिन आपको निकाल के दे दिए। ये पूरे पैसे किसके हैं? किसी और के लिए? अच्छा सूद कब से लगेगा? पहले दिन से, क्योंकि आपके पास पैसे आ चुके हैं। दोनों में बेसिक फर्क क्लियर है, पर क्या इसमें मैंने ये सिखाया कि एसेट पे क्या जाएगा क्या होगा? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं सीखा। यहां तक क्लैरिटी है? इसको कॉपी कर लो भाई। अच्छा दाऊद अख्तर कह रहे हैं कि सर हम तो एसेट की कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने अभी एसेट की कैपिटलाइजेशन सिखाई या जनरल और स्पेसिफिक में फर्क बताया? फर्क बताया बस। अभी देखते हैं आगे। सही है दाऊद, हमने तो जनरल और स्पेसिफिक में फर्क देखा है, अभी अकाउंटिंग तो अभी सीखेंगे। चलो कॉपी करते हुए एक बात मुझे बताओ, जब तुम जनरल बोरिंग की बात करोगे, जो चलो मैं जिससे पूछता हूँ अभी स्पेसिफिक लिया, बीच में नहीं बोलना, ऑनलाइन वालों आप बता सकते हो। आप बताओ आज जब मैं जनरल बोरिंग की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास एक फैसिलिटी अवेलेबल है 5 लाख रुपए की, सही है? क्या इसमें सरप्लस फंड्स पे इंटरेस्ट मिलेगा? क्यों नहीं? लॉजिक नहीं तो एक मिनट जी। वेरी गुड, ये बात याद रखना, जनरल बोरिंग के अंदर आपके पास सरप्लस होता ही नहीं है, आप तो निकालते ही उतने हो जितने आपको नीड है। बात समझ आ रही है? तो याद रखना जनरल बोरिंग के अंदर आपके पास सरप्लस फंड्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता। लॉजिक भी है ना, लॉजिक भी है। मैं बिला वजह पैसे ज्यादा निकालूंगा ही क्यों? मैं तो निकालूंगा जब मुझे
नीड होगी या जरूरत होगी। क्लियर है? तो ये बात याद रखना है, जनरल फंड्स के कॉन्सेप्ट के अंदर आपके पास सरप्लस फंड्स का कॉन्सेप्ट नहीं आता। सरप्लस का तब आता है जब डे वन पे आपके पास पैसे हों। लॉजिक बता देता हूं, देखो भाई मेरे पास 5 लाख की फैसिलिटी है, सही है, मैंने बैंक से निकाल लिए 50,000 रुपए। आप मुझे इस बात का जवाब दे मैंने निकाले कितने, नीड कितने की, 50 की, सरप्लस है नहीं है। आगे गया 30,000 रुपये और निकाल लिए, नीड है, निकाले, यूज कर लिए, तो निकालता ही नीड पे हूं, तो सरप्लस हो ही नहीं सकता। इसके बरक्स स्पेसिफिक बोरिंग में क्या होता है, 5 लाख रुपए डे वन पे आ गया, अब आइडल पड़े में, तो उसमें सरप्लस आएगा। सही है जी। तो वो अभी सीख रहे हैं ना, सीख रहे हैं ना, अभी एसेट पे आ रहे हैं ना। अच्छा भाई दाऊद अख्तर कह रहे हैं कि सर जनरल बोरिंग का रेट ज्यादा होता है स्पेसिफिक से। बिल्कुल होता है भाई, तुम लोग सब बताओ जनरल का रेट ज्यादा क्यों होगा? आपकी फैसिलिटी भी अवेलेबल है, आपके पास, आपको बार बार बैंक के पास नहीं जाना कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। वो बोलेगा ये ले भाई इतनी लिमिट है, जब चाहे निकाल लेना। तो वो जो फैसिलिटेट आपको कर रहा है ना, उसके पैसे हैं ज्यादा। अच्छा जैसे अब्दुल हादी कह रहे हैं सर बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज होगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, अल्लाह की कसम, क्या मैंने अकाउंटिंग सिखाई या मैंने सिर्फ तमीज तहजीब सिखाई है? किसके बीच में? स्पेसिफिक और जनरल में। भाई ये तमीज तहजीब आ जाएगी, फिर अकाउंटिंग भी आ जाएगी बिल्कुल सुकून से। अभी हमने कनेक्ट नहीं किया। भाई दाऊद कह रहे हैं सर व्हाट इफ फैसिलिटी एक्सपायर हो जाए, पहले लेके आ जाओ, फिर उसकी अकाउंटिंग कर लो, फिर एक्सपायर कर देंगे। भाई चलो एक बात सुनो, ये कह रहे हैं व्हाट इफ फैसिलिटी एक्सपायर हो जाए, क्या तुमने पैसे निकाले? क्या तुम पे सूद लगा? तो पंचायत किस बात की? सिंपल। भाई बोल रहे फैसिलिटी ली थी, एक्सपायर हो गई, सो गए लेके, क्या करें? नहीं यूज की, जो उसके चार्जेस होंगे वो एक्सपेंस आउट हो जाएंगे। सिंपल। भाई फैसिलिटी भी फ्री में तो नहीं देगा ना, बैंक चार्जेस तो लेगा ना कुछ, तो वो चार्जेस एक्सपेंस आउट करना, पैसे निकाले नहीं, सूद आएगा नहीं, कहानी खत्म। ये नहीं देख रहे हो कि भी पैसे लाने हैं, ये बोल रहा आगे एक्सपायर भी हो गई। बीच की अकाउंटिंग तो सीख ले भाई। ये हो गया कॉपी। अच्छा देखो यार, टू बी वेरी क्लियर, अभी हमने सिर्फ एक ही चीज सीखी है, स्पेसिफिक और जनरल का फर्क। सही है ना, ताकि आगे फिर आसानी हो जाए। और ये भी लिख देना, जनरल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा जब फंड्स विड्रॉ होंगे। देखो ये लिखा हुआ है, इंटरेस्ट विल बी चार्ज व्हेन द फंड्स आर विड्रॉन। अच्छा दाऊद कह रहे हैं कि सर आई वाज आस्किंग कि व्हाट इफ लिमिट के पैसे खत्म हो जाएं। तो भाई लिमिट के पैसे खत्म हो जाएंगे तो फिर आप दूसरी लिमिट ले लेना, वो भी बैंक आपको देख के देगा कि आपकी औकात है या नहीं है। औकात है तो वो दे देगा, कुछ गिरवी रखेगा। सही है, यानी पहले नॉर्मल रास्ते पे तो चल रहे हैं। एक फैसिलिटी, उसकी अकाउंटिंग। हाँ भाई आगे चलें, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। चलें, ये एक बेसिक इलस्ट्रेशन है, पर बेसिक इलस्ट्रेशन को करने से पहले इसमें मैंने सब डाल दिया है जो आज तक के कॉन्सेप्ट्स हैं। पर उससे पहले आप एक कहानी समझ लें। मुझे आप एक बात बताएं, अगर मैं बैंक से स्पेसिफिकली पैसे लेकर आऊं, देखो ये सवाल अगर आपने पिक कर लिया और मेरी डायरेक्शन पे किया, आगे जिंदगी आसान हो जाएगी, जनरल बोरिंग आपके लिए आसान हो जाएगी। तो प्लीज जरा फोकस होकर मेरी बातों को सुनना। पहला, मैंने सवाल ये किया कि मैं बैंक के पास गया, मैंने लोन लिया, मैंने बोला एसेट के लिए चाहिए, उसने डे वन पे पैसे थमा दिए। कौन सी बोरिंग? क्यों? स्पेसिफिक एसेट के लिए। अच्छा, इंटरेस्ट चार्ज होना कब से शुरू होगा? जब मैं कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दूंगा। गलत, इंटरेस्ट चार्ज होने की बात की है, कैपिटलाइज नहीं। चार्ज डे वन से, चाहे मैं कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दूं चाहे मैं खर्च करूं। बैंक ने बोला भाई ये ले पैसे, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। सही जी, मुझे सूद चाहिए उस दिन से जिस दिन से मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। ये कौन सी बोरिंग हो गई? तभी मैंने पहले इतनी लंबी करके बहस करके सिर्फ ये फर्क बताया कि स्पेसिफिक और जनरल में क्या डिफरेंस है। कैपिटलाइजेशन अकाउंटिंग अभी सीख लेंगे, वरना मिक्स हो जाता सब। वापस से बैंक के पास गए,
पैसे मांगे, डे 1 पे थमा दिए, इंटरेस्ट चार्ज होना कब से शुरू होगा? 2 सवाल, उस दिन से जिस दिन पैसे आए या उस दिन से जब कॉन्ट्रैक्टर को दूं? जब पैसे आए। मैं कैपिटलाइज नहीं कह रहा, मैं चार्ज कह रहा हूं, इंकर कह रहा हूं। बैंक बोलेगा भाई मेरा क्या चाहता है, तुम करो या ना करो, भाई तुमने जिस दिन पैसे लिए उस दिन से सूद दो मुझे। चलो अब दिमाग लगाते हैं। पैसे पे करते करते हुआ ये कि मेरे स्पेसिफिक के पैसे खत्म हो गए, स्पेसिफिक के पैसे। अब कहानी समझनी है, अगर 5 लाख रुपए लिए थे मैंने स्पेसिफिक के, तो सूद 5 लाख रुपए पे चार्ज हो रहा था। बैंक बैलेंस अलग है, लोन अलग है, साथ साथ बैंक बैलेंस, लोन अपनी जगह है, वो रीपे नहीं हुआ। अब बात समझे, जो 5 लाख रुपए का बैलेंस है ना, उसमें से मैंने 1 जनवरी को ही 3 लाख रुपए पे किए, कितने बचे? अब ये कहानी देखो, तुम्हें बिठानी है, फिक्स करनी है, इसमें इधर उधर नहीं होना। 5 लाख का लोन लिया, बैंक डेबिट लोन अपनी जगह है, बैंक अपनी जगह है। लोन पे इंटरेस्ट लगेगा पूरा साल, अगर मैं पे ना करूं पूरा साल लग जाएगा। ये कौन सी बोरिंग? भले खर्च करूं, मैंने कहा चलो। अब मैंने कहा उस बैंक बैलेंस में से मैंने 3 लाख रुपए डे 1 पे खर्च किए, 2 लाख रुपए बचे। अच्छा, खर्च 3 किए तो इंटरेस्ट भी 3 पे लग रहा है क्या? पूरे 5 पे। बस ये बात क्लियरिटी, पूरे 5 पे। लोन की बात हो रही है, बैंक की बात नहीं हो रही है। 3 यूज कर लिए जनवरी 1 को, 31 मार्च को मैंने 2 लाख रुपए और यूज कर लिए। 31 2 लाख रुपए। आप मुझे बताएं आपके पास बैलेंस कितना हो गया? 0, खत्म। जून में, मार्च के बाद जून में कॉन्ट्रैक्टर आपको कह रहा है मुझे 2.5 लाख रुपए और चाहिए, 2.5 लाख रुपए। आपके पास स्पेसिफिक के पैसे 0 हैं, कौन सी बोरिंग पे जाओगे? अब 2 तरीके हैं, या तो वापस बैंक के पास जाओ, धक्के खाओ, पैसे लेकर आओ, या तो दस्ती पेमेंट करनी है तो जनरल बोरिंग। अब बात समझिएगा, जनरल बोरिंग क्या? जनरल बोरिंग में बैंक के पास आप जाके खटकाएंगे, पैसे दे, वेट करेंगे, या खुद ही निकाल सकते हैं? फैसिलिटी है ना। अच्छा, आपने क्या किया? 6 लाख रुपए निकाल लिए। निकालूंगा 2.5 निकालूंगा ना, जितने की नीड है। मतलब कोई बेवकूफ होगा कि इतना हैवी इंटरेस्ट होने के बावजूद भी बोलेगा दिल हो रहा है पैसे रख लेता हूं। भाई पैसे रख लेता हूं तो जब चाहे निकाल लो, एक्सेसिव पैसे कभी भी। कितने निकालूंगा? 2.5 लाख रुपए। क्यों 2.5 लाख? क्यों? सिर्फ नीड ही 2.5 लाख रुपए की है। अच्छा, अब बात समझिएगा, नीड जब 2.5 लाख रुपए की है तो मैंने जून में निकाले 2.5 लाख रुपए। आप सब मुझे बताएं, बैंक अब नए लोन पे चार्ज करेगा, और वो लोन कितने का है? 2.5 लाख रुपए का। तो वो 5 लाख वाला वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह। यानी समझने की बात यह है, पूरी कहानी का क्रक्स ये था, आप जनरल बोरिंग की तरफ तब भागेंगे जब स्पेसिफिक के पैसे खत्म हो जाएंगे। नहीं, ये बात समझ। आप जनरल बोरिंग की तरफ कब भागेंगे? अच्छा, इससे पहले क्यों नहीं भाग रहे? पैसे है ना, तो क्या बेवकूफों में बिला वजह उसके पास जाऊंगा? तो कहने का मतलब यह है कि जब आपके पास, आप वापस कहानी को रीडिफाइन करते हो, यहां से लिंक करते हैं, जब आपके पास सरप्लस फंड्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद कौन सी बोरिंग आएगी? जनरल बोरिंग आएगी। अच्छा, ये तो पूरी कहानी है, इसको अप्लाई करना भी सीख लेते हैं। पहले बताओ, ये पूरी कहानी समझ आई? 2.5 लाख रुपए पे सूद कब से लगेगा? जनवरी से, जून से? क्योंकि निकाले जून में, और यहां पे क्या लिखा हुआ था? इंटरेस्ट विल बी चार्ज व्हेन द फंड्स आर विथड्रॉन। तो स्पेसिफिक पे इंटरेस्ट शुरू से इसलिए चार्ज होता है, डे 1 पे विथड्रॉ हो जाते हैं। यहां पे तो विथड्रॉ तब होंगे जब मैं निकालूंगा, यूज करूंगा। भाई बात समझ आ रही है दोनों केसेस में? ओके। अब एक सवाल, सर हम स्पेसिफिक बोरिंग मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं? भाई मैंने आपको कहा ना मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं, पर अगेन वही बात है, अगर कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है मुझे 1 तारीख को पैसे चाहिए, तो आप कॉन्ट्रैक्टर बोलोगे 1 मिनट रुक, मैं बैंक में एप्लीकेशन दर्ज करता हूं, 2 महीने बाद तुझे पैसे दूंगा। क्या आपका एसेट रुक जाएगा? इंटरप्शन पीरियड आएगा? लंबी होगी? करनी है तो कर लेना, यूजुअली ऐसा नहीं होता। तो आप कहां चले आएंगे? जनरल बोरिंग पे, सीधी सी बात है। तो देखो, हालात वाकयात तो होते हैं। हाँ, अगर आप प्रीलिमिनरी ये काम करें कि पहले से ही एप्लीकेशन डाल दें, और उस दिन के ऊपर आपके पास फिर बैंक का पैसा आ जाए स्पेसिफिक का, तो फिर जनरल पे जाओगे? नहीं। तो जैसे हालात हैं वैसी अकाउंटिंग है। क्लैरिटी है? अच्छा, अब स्टेप 1 सबसे पहले जो आपको फॉलो करना है, हमारा स्टेप 1 ये होगा, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन
स्पेसिफिक बोरिंग। पहला स्टेप हमेशा यही, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग। प्रिपेयर सरप्लस फंड्स वर्किंग। हाँ भाई, स्टेप 2 क्या हो जाएगा आपका? प्रिपेयर करनी है आपने सरप्लस फंड्स वर्किंग। अच्छा, अब मैंने क्यों ये स्ट्रेटेजी बनाई है, जरा इस बात को समझ लो। जब आपने पहले स्पेसिफिक का लोन पे इंटरेस्ट निकाल लिया, वो तो सलंग है ना, वो तो सीधा सीधा है ना, वो तो पैसे ले लिए, वो तो सीधे सीधे देने हैं। मैं दूसरे स्टेप के अंदर सरप्लस फंड की वर्किंग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जैसे ही सरप्लस के पैसे खत्म होंगे तो आपको समझ आएगा वहां पर कि उस दिन से किसके पास भागाऊंगा मैं। तो यहां पे आपको पता लगेगा दूसरी वर्किंग के अंदर कि जनरल के पैसे निकालने। आप खुद सोचो ना, अभी तो तुम्हें एग्जांपल दी, सरप्लस कितने का था? 5 का, 3 यूज हो गए, कितने बचे? 2 यूज हो गए, कितने बचे? 0। अब आपके पास 0 है ना, तो आपको कैसे पता लगेगा कि जनरल के पैसे कब निकाले होंगे? जब सरप्लस खत्म हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले तो मुझे कोई नीड नहीं है। तो सीक्वेंस समझ आ रही है? इन एनी केस इसमें टेंशन नहीं लो कि सारी चीजें एक साथ आ गई हैं। आप सुकून से रहें, सिर्फ एक बात को समझें कि भाई आपने पहले इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग निकालना है, उसके बाद सरप्लस की वर्किंग करनी है। जो पहले करते आए अब भी वही करेंगे, सिर्फ एक नई चीज आ गई है, वो क्या है? जनरल बोरिंग। वो भी आपकी नीड के लिए, एज एंड व्हेन नीडेड आप पैसे निकालेंगे, आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अभी करके देख लेते हैं। अच्छा भाई, अब यहां पर आ गए सर, जब मल्टीपल बैंक से रनिंग फाइनेंस लेंगे। अच्छा भाई देखो, क्या मैंने मल्टीपल बैंक से रनिंग फाइनेंस अभी सिखाया है या अभी एक बैंक से? खुदा के वास्ते पहले एक बैंक सीख लो, फिर 2 डाल देना, 3 डाल देना, 4 डाल देना, सब कर लेंगे। पर अभी एक एक की बात हो रही है, सही है? चलें भाई, बिल्कुल सुकून से भाई। अच्छा भाई, ये रहा सवाल, कंपनी ने एक्वायर किया लोन कितने का? इंटरेस्ट रेट कितना है? अच्छा भाई, जब इंटरेस्ट रेट इसमें दिया हुआ है 12% का आपको, और 5 लाख का लोन, और ये लिया है जनवरी 1, 2020 में, फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, प्रिंसिपल इज रीपेएबल इन 10 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। अच्छा, लोन रीपे भी होना है? चलें जी, अब बात समझिएगा। अब मुझे एक बात बताएं, सबसे पहले हम कौन सा स्टेप कर लें? अच्छा भाई, जल्दी से मुझे आप बताएं, लोन कितने का लिया? 5 लाख रुपए का, ये आ गया भाई। इसके ऊपर कितने महीने? पूरा साल क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि सर ये रीपे हुआ है ना, तो रीपे हुआ है तो ऐसी बात है, आपका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कितना आता है? 30,000। ये कहानी हो गई सर आपकी जनवरी से। अच्छा, आपने लोन यहां पे क्या किया है? अच्छा, ऊपर जाके देखते हैं, वो कह रहा है प्रिंसिपल रीपे हो रहा है आपके 10 इंस्टॉलमेंट्स में, 50,000 आ गया। और अजम्पशन ये कि इंटरेस्ट आखिर में ही पे होगा। ये कितना बचा? अच्छा, इसके ऊपर फिर कितने महीने? टोटल बैंक को कितना देना है? अभी तक का प्रोसेस सेम है, तो जनरल बोरिंग क्यों नहीं की अभी तक? आप बोलेंगे पता ही नहीं है। पता ही नहीं है क्या करनी है? कब पता लगेगा? सीधी सी बात है, सरप्लस खत्म हो जाएगा तो वहां भाग जाएंगे, और वो कॉन्ट्रैक्टर पे नजर रखना कब कब उसने पैसे मांगे हैं आपसे। यहां तक का मसला क्लियर है इसको? हाँ भाई, डन। चलें अब इधर देखो, मैंने आपको एक और चीज सिखाई थी लास्ट क्लास में। आपने ये इंटरेस्ट की वर्किंग पहले इसलिए करनी होती है क्योंकि आपको यहां पे पता लगता है कि आपने बैंक को कब कब कितने वापस करने हैं, क्योंकि जैसे ही पेमेंट्स पे आपकी नजर होती है उसके अकॉर्डिंगली आप सरप्लस फंड्स को चेंज करते हैं। ऐसा है? चलें जी, अब मुझे एक एक करके बात बताएं। अब हम वर्किंग करेंगे सर सरप्लस की। अच्छा, क्या अभी हमने ये देखा कि इंटरप्शन पीरियड वगैरह कुछ भी नहीं? अभी सुकून से हम सरप्लस की वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा, बैलेंस जनवरी 1 का कितना है भाई सरप्लस का? 5 लाख रुपए। चलें जी, अब हम आ गए सवाल में। वो कह ये रहा है
कि भाई आपने ऑल टुगेदर पहली मार्च को 3 लाख रुपए की पेमेंट की है, सही है। तो अगर सवाल साइलेंट है तो काम भी कब शुरू हुआ है? मार्च में। पेमेंट भी कब हुई है? और इंटरेस्ट इनकर जनवरी से हुआ है। ये अभी बह जाता है ना जज्बात में। इंटरेस्ट इनकर कब से हुआ है? 1 जनवरी से। तो जनवरी से इंटरेस्ट लगना शुरू, तो अल्लाह की कसम मैंने निकाला भी जनवरी से ही है। तो इंटरेस्ट लगना अलग बात है, कैपिटलाइज होना तो हम तो कह रहे हैं पूरा हिसाब किताब कर लेना, फिर देख लेना कैपिटलाइज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यहां तक क्लैरिटी है। सारे कारनामे अभी भी वही हैं। चलें, हमने कहा कि भाई अब यहां पर आप कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट दिखा दें मार्च 1 को। कितनी है भाई? 3 लाख रुपए। ये आ गया, ये माइनस हो गया। पर अब जो सरप्लस पे इनकम मिलेगी और सरप्लस पे इंटरेस्ट कितना है भाई? 4%। तो हमने कहा ये 4% कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए। 300। अच्छा, आप मुझे जरा इस पे गाइड करें, ये वाला जो भी इंटरेस्ट है पीएनएल में जाएगा। रीजन? ये काम शुरू। तो आप जब उस पे लगने वाला इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं कर रहे तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि ये उस एसेट की कॉस्ट को कम करेगा। कॉस्ट इंक्रीज नहीं होगी तो कम भी नहीं होगी। वो तो सीधा सीधा प्रिंसिपल है। यहां तक कोई मसला? चलें जी आगे। हमने कहा कि सर इसके बाद आपके पास यहां पर बच गया बैलेंस, और ये बैलेंस आपके पास है मार्च 1 2020। ये बैलेंस आ गया आपके पास भाई। अच्छा, अब जरा नजर लगाएं पेमेंट पे। अब पेमेंट हो रही है 1 जुलाई को और बैंक को पेमेंट हुई है 30 जून को। क्या दोनों एक ही डेट से तकरीबन? 30 जून जुलाई 1, 30 जून जुलाई 1, एक ही दिन का फर्क है ना। तो अब मुझे एक बात बताएं भाई, फोकस के साथ यहां पर देखकर मैं यहां पे 2 पेमेंट्स माइनस करूंगा, पेमेंट टू बैंक और पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा, पेमेंट टू बैंक हुई है आपकी 50,000 की। अब 1 मिनट रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, काम को साइड में रखो और पहले ये चीज सीख लो ताकि ये समझ आ जाए। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर हुई है कितने की? नहीं, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर हुई है 2.5 लाख की, पर उससे पहले पेमेंट हुई है बैंक को कितने की? अच्छा, आप जरा यहाँ पे होल्ड ऑन, एक चीज सीखें आप भाई। बैंक को जो पेमेंट हुई है 50,000 रुपए की, उसके बाद बैलेंस कितना बच गया? 150 का। यहां तक क्लैरिटी है? चलें, सही है, यहां तक क्लैरिटी। अच्छा, अब एक एक सवाल वापस से, क्योंकि मैं बेसिक्स पे भी काम कर रहा हूं। 50,000 रुपए की जो आपने पेमेंट की, ये किसको की है? इसका कॉन्ट्रैक्टर से, एसेट से कोई ताल्लुक? इसकी एंट्री ये बनी होगी बैंक क्रेडिट, लोन डेबिट। लोन डेबिट पीपी में नहीं गया, ये लोन डेबिट हुआ है। जो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हो उससे बैंक कम हो रहा है और पीपी डेबिट हो रहा है। यानी एनी पेमेंट दैट हैज बीन मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर, उसकी वजह से बैंक कम होगा, पीपी बढ़ेगा। बैंक को पेमेंट करने से बैंक कम होगा, लोन कम होगा। तो दोनों में फर्क जरा रखना, ये मैंने पहले भी बताया है, अगेन एंड अगेन एम्फसाइज भी कर रहा हूं। चलें, अच्छा, अब जब मेरे पास 150 का बैलेंस रह गया इस दिन पे, मैंने देखा यार कॉन्ट्रैक्टर कितने मांग रहा है? 2.5 लाख रुपए। प्लीज समझिएगा, मैंने कहा सर चलें एक काम करें ना, एक काम करें, यहां से मैं 2.5 लाख रुपए माइनस कर रहा हूं। अच्छा, मुझे बताओ 150 का बैलेंस था, मैंने कितने देने? 2.5 लाख रुपए। अच्छा, 150 के बैलेंस में अगर मैं हटा दूं तो बैलेंस हो गया 0। अब डेफिसिट कितना है? अच्छा, पता है क्या हुआ होगा? यहां पे मुझे पता लग गया कि ये जो 1 लाख है ये है डेफिसिट, और टू बी पहले बताओ ये बात समझ आई? भाई मैंने कहा ये आ गया डेफिसिट टू बी फाइनेंस फ्रॉम जनरल बोरिंग, यानी ये वो पैसा है जो मुझे किससे लेना है? बैंक से।
अच्छा अब बात समझिएगा, मैंने बैंक को कहा भाई मैंने अपनी सारी किस्तें अदा कर दी जो तुमने बोली थी, कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दे दिए, पर जो कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए उसमें से 1 लाख रुपए कहां से निकाल के दिए होंगे? जनरल बोरिंग से। वो कितने की है? यानी ये वो टाइम है जब आपने एक्सेसिव फंड्स निकाले हैं एक फैसिलिटी से, और वो कितने? 1 लाख रुपए। पहले बताओ ये पूरी कहानी समझ आई? चलें वापस से समझते हैं। मैंने कहा अल्लाह की कसम, आपके पास, ये बहुत फोकस होकर सुनना, आप लोगों के पास मल्टीपल जगहों पे, प्लीज सुनना, आप लोगों के पास जो रनिंग फाइनेंस होती है ना, उसके पैसे आप मल्टीपल जगहों पे यूज कर रहे होते हो। मल्टीपल, कहने का मकसद ये है कि आपने एसेट के लिए कब निकाले वो यहां से पता लगेगा। एसेट के लिए कब निकाले वो यहां से पता लगेगा। आपके सामने की बात है, मैं आपसे पूछूं वो डेट जिस दिन आपने एसेट के लिए रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी निकाली है, जुलाई 1, तो क्या मैं कह सकता हूं कि अब मुझ पे मजीद इंटरेस्ट चार्ज होगा? कौन सी तारीख से? वेरी गुड, जुलाई से 1 लाख रुपए पे चार्ज होगा। और जुलाई से 1 लाख रुपए पे चार्ज होगा तब तक जब तक या तो मैं रीपे कर दूं या मजीद लोन ले लूं। अभी इसको होल्ड ऑन। अब मुझे बताओ जो स्पेसिफिक बोरिंग थी उसका इंटरेस्ट कहां गया? वो तो चल रहा है, वो ये रहा। उसमें से भी सिर्फ 50 पे हुए, 450 अभी भी बाकी हैं, और साल के आखिर में 50 रीपे हो जाएंगे, वो अपनी जगह है। उस पर सूद ये रहा। बैंक कह रहा है कि भाई वो तो तुमने लिया वही ना पैसा, तुमने मजीद कितने लिए हैं? 1 लाख रुपए। तो जो मजीद 1 लाख लिए हैं उस पर मुझे तुम और इंटरेस्ट दोगे, पर ये इंटरेस्ट टेक्निकली उस वाले इंटरेस्ट से ज्यादा होगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, क्योंकि ये आपकी डिस्पोजल पे फैसिलिटी है तो इस पर सूद होगा ज्यादा। अच्छा एक सवाल, सर आप 2.5 लाख को ब्रेक करके क्यों नहीं शो कर रहे? इसलिए क्योंकि मुझे लंबी नहीं करनी, मुझे पता है ना कि भाई 2 लाख में से 50 माइनस करूं कितना बचा? 150। 150 में से 2.5 लाख माइनस करूं तो नेगेटिव 1 लाख। तो मैंने सिंपल काम कर लिया ना कि ये नेगेटिव 1 लाख का मतलब है कि मैंने जो 2.5 लाख रुपए की भरपाई की है उसमें 1 लाख रुपए उधार के हैं, 1 लाख रुपए उधार के हैं, तो वो यहाँ पे आ गया सीधा सीधा। आपको डबल वर्किंग करने की नीड नहीं है ना। आप सिंपल यहीं पे देख लो भाई इतने पैसे एक्सेसिव मैंने किससे लिए होंगे? बैंक से, रनिंग फाइनेंस। अब कोई सवाल था? जी, एसेट बन नहीं जाता, बिल्कुल। अब देखो, अच्छा आप मुझे बताओ, पहले तो यहां पर ये सरप्लस है ना, यानी कौन से महीने में सरप्लस में थे? मार्च। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, कितने महीने? 4 महीने। आप 4 महीने मुझे बताएं कितना आया? 2667। बस चलें जी, 2667 का आपकी इंटरेस्ट इनकम है। ये एसेट की कॉस्ट में आई बिलीव नेट होगी। क्यों? काम स्टार्ट हो चुका है, कैपिटलाइजेशन हो रही है, यानी इस वाले पीरियड में ये रहा, जैसे ये इंटरेस्ट था ना, इसके भी तो 2 हिस्से बनेंगे ना, एक पीएनएल, एक कैपिटलाइज। पीएनएल में कितने महीने? वेरी गुड, 10,000 आ गया, और ये 20,000। ये बात क्लियर है? वो अपना चल रहा है हिसाब। अच्छा अब बात समझिएगा, जैसे ही मैं जून के महीने में पहुंचा, 1 जुलाई पे पहुंचा, तो मुझे पता लगा कि भाई अब तो मैं सरप्लस में नहीं, डेफिसिट में आ चुका हूं। तो क्या अब मुझसे बैंक लोन पे इंटरेस्ट देगा या लेगा? लेगा। अच्छा अब मैं गया, मैंने बोला यार बैंक मुझे आपको इंटरेस्ट देना है, कितने का? वो कितना था? 12%। ये कितना है? चले देना तो मजबूरी है। अच्छा पर पहले आगे देखें, अक्टूबर में मुझे फिर पैसे देने, क्या मेरे पास पैसे हैं या फिर बैंक से लूंगा? अब जरा इस कहानी को समझ लें। मैंने कहा जैसे मैंने 1 लाख रुपए पे इंटरेस्ट लगाया, कितने का? 18% का। बहुत फोकस होकर देखिएगा, जब 18% पे इंटरेस्ट लगाया मैंने इसके ऊपर, तो मैंने काउंट करना शुरू किया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने। तो मैंने कहा बैंक में आपको 3 महीने का सूद दूंगा, 4,500। अच्छा बैंक कह रहा है भाई ये क्या बदतमीजी है 3 महीने का? भाई हम लोग हम आगे देंगे पर आपकी उधार बढ़ जाएगा ना। मैंने कहा चलो अक्टूबर में कॉन्ट्रैक्टर को फिर पेमेंट की है, कितने की? अच्छा मेरा उधार 150 हो गया, अब सूद किस पर दूंगा?
150 पे। अच्छा, अब मैंने कहा कि इस पे 18% 3 ओवर कितना आता है 6750। अच्छा मुझे बताओ, ये भी इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ये भी। अब मैं आपसे पूछता हूं, अब तुम लोग मुझे बताओगे, यहां पर देखो प्लीज फोकस के साथ तुम लोगों ने जवाब देना। यहां पे एसेट की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है, तो ये पैसे बैंक से ही लेके दिए होंगे ना। पर कहने का मतलब ये है कि आप मुझे बताएं कि ये वाला जो इंटरेस्ट है, ये वाला, ये कैपिटलाइज होगा? चलें, आप खुद कह रहे हैं कि कैपिटलाइज होगा। अच्छा ये वाला वाई पीएनएल, कंस्ट्रक्शन इस दिन पे कंप्लीट हो गई थी, इसके बाद आने वाला इंटरेस्ट तो कहलाता है, लेकिन वो कैपिटलाइज नहीं होता क्योंकि एसेट कंप्लीट हो चुका है। तो पहले बताओ, जनरल बोरिंग का कॉन्सेप्ट अलोंग विद स्पेसिफिक समझ आता है? और आपको कब पता लगेगा कि जनरल के पैसे निकालने हैं? जब सरप्लस क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्मेशन दे दो इसको, फिर हम इसकी रिपोर्टिंग कर लें। अभी जल्दी बताओ सारे बच्चे, बाकी भी अभी बता देते हैं। अहमद क्लियर है? ओके अच्छा भाई, अब जरा आप मुझे बताएंगे कैपिटलाइजेशन के लिए, और यहां पे साथ में हो सकता है कि हम इसकी ब्रेकअप भी बना लेते हैं। आ जाओ। मैंने कहा कि भाई मुझे बनानी है सबसे पहले बैलेंस शीट। अच्छा बैलेंस शीट में मुझे चाहिए, अब CWIP नहीं कहूंगा, PP कहूंगा। क्यों? कंप्लीट हो चुका है ना, दिस इज नो मोर अ CWIP, बस इसको याद रखना। अब प्लीज आपका यहां पे फोकस चाहिए। मैंने कहा कि भाई आप सबसे पहले मुझे बताएं पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। कैलकुलेटर क्या आपके पास होना चाहिए प्लीज यार, यहां पे देखिएगा, कैलकुलेटर निकाल लो और मुझे बताओ कि भाई क्या हिसाब किताब है। अच्छा यहां से देखते हैं, क्या आपने, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं ग्रीन से, क्या ये पेमेंट आपने कॉन्ट्रैक्टर को की है? इसकी एंट्री क्या बनी होगी जल्दी बताओ? CWIP डेबिट और बैंक बैलेंस कम हो गया, PP लोन अपनी जगह है, लोन अपनी, वो स्पेसिफिक आपने कैलकुलेट किया हुआ है। आगे फिर मैंने कहा आपने ये 50,000 रुपए की बैंक को पेमेंट की, क्या ये CWIP में जाएगी या लोन कम होगा? वो हो चुका। आगे ये जो 2.5 लाख रुपए की आपने पेमेंट की है, ये CWIP में जाएगी, और ये 50,000 रुपए, अच्छा तो 3, 2.5 और 50, 6 लाख रुपए। आपने कहा भाई 6 लाख रुपए हमने ऑल टुगेदर किसको दिए हैं? कॉन्ट्रैक्टर को दिए हैं। अच्छा भाई ये भी बात समझ आ गई। इसके बाद इंटरेस्ट क्या करना है? अच्छा अब जरा यहां पे ये सीख लेना, स्पेसिफिक का अलग, जनरल का भी अलग, वो भी तो एसेट के लिए ही था ना। चलें स्पेसिफिक का आप मुझे बताएं 20 और 27, गलत, 27 नहीं आएगा, 27 में भी सिर्फ 3 महीने, पक्की बात है? तो चलें सी, हमने कहा 27 में भी इसको हाफ कर लें, कितना हो गया? 13,500, और कैपिटलाइज हो गया, सर ये आ गया। अच्छा भाई अब हमने यहां पर सर ये लिख दिया कि 13,500 प्लस 20,000 कितना हो गया? 33,500। भाई इसमें कोई मसला? हमने देखे सिर्फ कैलकुलेशन की हुई है, अलग अलग कैपिटलाइज कर दें जी। वापस बता देता हूं, देखो 27 का जो 27,000 रुपए का जो इंटरेस्ट है वो कब से कब तक का है? यानी जून से, जुलाई से दिसंबर। अच्छा जुलाई से दिसंबर तक का अगर ये इंटरेस्ट है, एंड यू नो द फैक्ट कि आपका एसेट अक्टूबर में कंप्लीट हो चुका है, तो मैं कब तक के इंटरेस्ट कैपिटलाइज करूं? 3 महीने तक का ना। तो जुलाई, सितंबर, अगस्त, सितंबर और जुलाई का 3 महीने, और 3 महीने क्या हो जाएंगे? एक्सपेंस आउट। क्लियर है? क्योंकि हम ये कहते हैं ना 20,000 रुपये वापस समझा दूं भाई, 20 देख लो। भाई मुझे बताओ ये जनवरी से जून का एक्सपेंस है, जनवरी से जून का इंटरेस्ट एक्सपेंस है। काम जनवरी में शुरू हुआ था या पहली मार्च? तो 2 महीने का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट तो कहलाएगा, बट वो कैपिटलाइज
क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि ये वाले जो पैसा है, ये जो इंटरेस्ट है, वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, क्योंकि एसेट बनना ही नहीं शुरू हुआ था, तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं हुआ। क्लियर है? अब्दुल जल्दी बता दो। तो ये आ गया 20। चलें, तो हमने यहां पे लिख दिया कि ये जो अमाउंट आ रही है स्पेसिफिक की, वो 20,000 प्लस 13,500 का सम है। ये आ गया। अच्छा, क्या ये इंटरेस्ट है सिर्फ? आप ये देखें, जनरल बोरिंग आपने, वैसे बताऊं अल्लाह की कसम, जनरल बोरिंग आपने अभी 150 की हुई है। जनरल बोरिंग आपने कितने की हुई है? 150 की। पर इस बात को जरा समझें, पिक करें कि आपने जो 1 लाख पे इंटरेस्ट दिया है ना, सिर्फ वो कैपिटलाइज हो रहा है। आगे तो वो कंप्लीट हो गया था, तो सही है, डजंट मैटर, हमने पैसे लिए, तो अब एक एसेट रेडी फॉर यूज हो गया ना। अब जब एसेट रेडी फॉर यूज हो गया, तो उसके बाद जो उसके ऊपर जो भी कॉस्ट लग रही है, वो उसकी ना परफॉर्मेंस इंक्रीज कर रही है, ना एफिशिएंसी इंक्रीज कर रही है, ना लाइफ इंक्रीज कर रही है। तो ये तीनों खर्चे जब हो रहे, ऐसे ही नहीं है कि जो ये चीजें तीन करें, तो क्या मैं कह सकता हूं इंटरेस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, या खत्म हो गया? इससे पहले की बोरिंग कॉस्ट इसलिए कैपिटलाइज होती है क्योंकि वो एसेट बन ही नहीं सकता अगर ये मैं अदायगी ना करूं। भाई बात क्लियर है? चलिए जी, तो हमने ये कहा कि भाई अब आप 4,500 भी कैपिटलाइज करेंगे, वो ये रहा, और उसके बाद वाला कहां जाएगा? पीएनएल में, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि जो मजीद 50,000 पे इंटरेस्ट है, वो जाहिर सी बात है कंप्लीट हो गया है, तो मैं इंटरेस्ट चार्ज तो करूंगा बट कैपिटलाइज नहीं करूंगा। अच्छा भाई, ये तो हो गई यहां तक की बात। टोटल बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कितनी है? ये आ गया ये अमाउंट, ये सिर्फ ये है, बोरिंग कॉस्ट है। अच्छा, इंटरेस्ट की नेटिंग कितनी है? यानी इंटरेस्ट इनकम, हाँ भाई ये वाली है, तो इससे पहले वाली वो पीएनएल में, उसका इससे कोई ताल्लुक? तो अच्छा, एक वैसे ही फजूल सवाल पूछ रहा हूं, ये 2667 के बाद इनकम क्यों नहीं बुक की? तो सर आपके पास सरप्लस था ही नहीं, आप किस में आ चुके थे? तो डेफिसिट पे उल्टा इंटरेस्ट लोगे या दोगे? दोगे। वो ये रहा, आगे आ रहा आपके पास। क्लियर है? चलें, तो आपने कहा भाई ये आ गया 2667, माइनस कर दूं उसको। अच्छा, अब 6 लाख में 38,000 प्लस किया और 2667 माइनस किया, कितना आता है? 635,333 ये आ गया आपके पास। अच्छा, आप आए पीपी में, प्लीज सुनिएगा, ये 635,333 की अमाउंट तो है, ये कौन सी तारीख की है? 1 अक्टूबर। तो मैं बताता हूं एग्जामिनर हरकत क्या करेगा। ये आ गया 635,333। अब वो आपको कहेगा कि इसकी यूजफुल लाइफ 10 साल है, तो अब हम डेप्रिशिएट भी करेंगे, पीपी भी डाल दिया। कितने महीने? 3 महीने। तो सर इससे पहले जो सवालात किए थे उसमें आप डेप्रिशिएट नहीं करते थे, आज कर रहे हैं, क्योंकि पहले वाले सवालों में वो कंप्लीट, इस सवाल में वो कंप्लीट हो चुका है। तो आपने कहा कि सर इसको आपने डिवाइड किया 10 से, मल्टीप्लाई किया 3/12 से, जो भी आंसर आया उसमें, जो भी आंसर आया पहले बताओ कितना आया? 883। अच्छा भाई, 15,883 का जो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, इसमें से आप ये माइनस करें तो आपको बुक वैल्यू मिल जाएगी। हाँ जी, कितनी आ गई? 450। हाँ भाई, ये आ गई आपकी पीपी की अमाउंट 31 दिसंबर पे। यहां तक कोई मसला? चले, ये आपकी अमाउंट आ गई पीपी की जी। 10 ईयर्स लाइफ है ना, ये रही, मैंने लिख दी थी, सही है, 10 साल लाइफ है इसकी, और 3 महीने का डेप्रिसिएशन है। आगे भाई, अब मैं अगर कहूं आपके पास लॉन्ग टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है, तो मैं कहूंगा वो 4 लाख रुपए का है। बताता हूं क्यों, फोकस के साथ। ये जो 450 है, इसमें से 50 मजीद पे हो जाएगा ना 31 दिसंबर पे। मैंने खैर यहां पे नहीं किया क्योंकि उसका कोई यहां पे इंपैक्ट नहीं था इसके आगे, तो यहां से अगर 50 माइनस भी कर लो, कौन सी तारीख पे?
तो ये आ गया, ये आ गया भाई, सही है। तो ये हमने यहां पे कर दिया, ये 4 लाख रुपए। अच्छा, अब मैं अगर शॉर्ट टर्म लोन की बात करूं, शॉर्ट टर्म लोन, कैलकुलेटर उठा लो भाई, जल्दी से मुझे बता देना। एक तो 1 लाख रुपए का लिया है। अच्छा, रनिंग फाइनेंस कभी भी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म होता है, आपने सेटल करना होता है, फिर आपकी फैसिलिटी वो हो जाती है रिवोक, सही है। इधर 1 लाख रुपए आ गया, 50,000 रुपये आ गया, और जो दिसंबर वाले 50 बैंक को दूंगा वो भी यहीं से निकाल के दूंगा मजबूरन, पैसे ही नहीं है ना। तो ये जो 31 दिसंबर तक तुम पहुंचाओगे तो ये बैलेंस कितने का हो जाएगा, 2 लाख रुपए का। तो मैंने कहा भाई शॉर्ट टर्म जो लोन है मेरा कितना है, ये आ गया हिसाब किताब। अगेन देख लो आपके सामने रनिंग फाइनेंस कितने की, पहले 1 लाख की, फिर 50 की, और फिर आखिर वाला 50 जो हमने किसको दिया होगा, बैंक को। उसकी एंट्री बनेगी बैंक डेबिट और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग क्रेडिट, और फिर वही बैंक हमने क्रेडिट करके लॉन्ग टर्म लोन को डेबिट कर दिया होगा। यानी एक लोन इंक्रीज हो गया, दूसरा लोन डिक्रीज हो गया, मजबूरी है क्योंकि हम बेवकूफ़ तो नहीं, दोनों पे इंटरेस्ट चलाते रहेंगे। हाँ जी, ऑनलाइन वालों क्लियर है? मैं वापस बता देता हूँ, यहाँ बना भी देता हूँ। देखो जो लास्ट रीपेमेंट होगी ना, लास्ट रीपेमेंट टू बैंक फॉर स्पेसिफिक लोन रीपेमेंट। हाँ भाई, आप लोग भी बताएं क्या एंट्री बनी होगी। सबसे पहले मैंने बैंक से पैसे लिए होंगे कितने, सही जी, और मेरी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग क्रेडिट हो गई होगी कितने से, क्या इस वजह से आपका लोन इंक्रीज हो गया? ये रहा, देखो ये यहां पे ये 50 मजीद इनहांस हो जाएगा, ऐसा ही है। ये कितना हो जाएगा जानी, 2 लाख रुपए, क्योंकि आपने जब जब पैसे निकाले होंगे ये एंट्री बनी होगी, ये वाली, क्योंकि मुझे अकाउंटिंग भी साथ साथ समझानी है। अब आगे सुनो, क्या ये बैंक के पैसे आपके पास रहे या आपने दस्ती वापस कर दिए, इसी बैंक को या स्पेसिफिक लोन को? अच्छा, आपने क्या किया होगा, बैंक को क्रेडिट और कितने से, ये आपके पास लॉन्ग टर्म लोन का बैलेंस कम हो गया, वो ये रहा, आपको यहां पे दिख रहा है 4 लाख हो गया, क्लियर है। और ये जो तुम लोग बताओगे इसकी, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। जैसे ये है हमारे पास पेमेंट टू बैंक, ऊपर वाली 50,000 रुपए, उसकी एंट्री क्या बनी होगी, पेमेंट टू बैंक, पेमेंट टू बैंक, जिसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूं जो मैं पूछ रहा हूं, बैंक क्रेडिट, लोन पेपर, लॉन्ग टर्म लोन डेबिट, लॉन्ग टर्म लोन डेबिट खत्म हो गया होगा, बैंक बैलेंस कम हो गया। अब वापस से ये जो 2.5 लाख रुपए, ये 2.5 लाख रुपए, इसकी एंट्री क्या बनी होगी, CWIP डेबिट, बैंक क्रेडिट। पर बैंक क्रेडिट के साथ साथ एक लायबिलिटी और आई होगी 1 लाख रुपए की, इसकी मैं एंट्री बना के दिखा देता हूं ताकि कंफ्यूजन यहां पे दूर हो जाए। मैं कौन सी एंट्री बना रहा हूं, 2.5 लाख की, सही है जी। यहां पे देख लो भाई, एंट्री ऑफ 250 मेड ऑन जुलाई 1, 2020। जल्दी से मुझे ये देख के बताओ, आपके पास बैंक में पैसे कितने अवेलेबल थे, CWIP डेबिट हो गया 150 से, ये तो सीधा सीधा हिसाब किताब था। अब आपने दरवाजा खटखटाया बैंक का, बोला कितने चाहिए, 1 लाख रुपए, तो आपने एंट्री बनाई होगी बैंक डेबिट और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग क्रेडिट, कितने से भाई, ज्यादा क्यों नहीं ले रहे, जितनी नीड है उतनी मस्ती थोड़ी ना मिला जाएगा, सूद देंगे, चलें। नहीं, एक ही एंट्री इसलिए बनाते क्योंकि यू नीड टू शो द मूवमेंट, पैसा आया और फिर पैसा, ये नहीं कह सकते कि उसी को दे दियो, ऐसा नहीं होता। हाँ देखो, वरना तो देखो आप तो समझ जाओगे, वरना इनको भी तो कंफ्यूजन होगी ना कि हुआ क्या। तो आपने क्या किया, पहले जो पैसे पड़े हुए थे उसको सीट कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए, फिर आपने बोला कॉन्ट्रैक्टर को 1 मिनट रुक, ATM जाता हूँ,
या क्रेडिट कार्ड निकाल के पैसे तेरे को देता हूं। क्लियर है? तो हमने क्या किया, बैंक डेबिट करके शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, पैसे आ गए मेरे पास। अब आगे समझिएगा, इसके बाद हमने क्या किया, बैंक क्रेडिट कर दिया कितने से, और तो यानी इन एनी केस CWIP में कितने गए, 2.5 लाख रुपए, और बैंक का पैसा आया और गया, लायबिलिटी इनहैंस हो गई, और ये लायबिलिटी आपको यहां पे ये दिख रही 1 लाख रुपए की। क्लियर है? तो अब एंट्री का फ्लो क्लियर हो गया, पक्की बात है, कोई सवाल इसमें, पक्की बात है ना भाई? ऑनलाइन तो प्लीज बता दो यार, मतलब भाई इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, इससे नीचे ये सारी एंट्री बता दी हैं कि डेबिट क्या हुआ, क्रेडिट क्या हुआ, सारे पूरी स्ट्रीम्स हैं। इसको कॉपी कर लें अगर किया हुआ नहीं है तो आप लोगों ने, जल्दी से। पहला वाला कॉपी हो गया था ना? नहीं, कोई इशू नहीं है, पर अगर पेपर में स्पेसिफिकली आपसे जनरल एंट्रीज मांगे ना तो फिर आप लाजमी बनाइएगा, अलग अलग बनाइएगा, अलग अलग बनाइएगा। अच्छा अगेन बता दूं, एग्जामिनर का दिमाग घूमता है, कभी वो बोलता है भाई जनरल एंट्री बना के दो, और बोलेगा हर एक इवेंट की बना के दो। ठीक है, उसको ये बात पता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रट्टा लगा के आते हैं, उनको सिर्फ ये तो पता होता है कि ये माइनस होगा तो आंसर आ जाएगा, तो ये इंटरेस्ट चिपका दूंगा। जब वो आ जाएगा ना, बोलेगा अकाउंटिंग बताओ, तो फंस जाओगे। तो तुम्हें अकाउंटिंग भी आनी चाहिए, रिपोर्टिंग भी। तो अब जब मैं क्विज दूंगा आज का, उसके अंदर मैं आपसे पूछूंगा जनरल एंट्रीज के इस दिन पे क्या बनी होगी। सही है? तो आप वो भी मार्क कीजिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स साथ साथ चलते रहें। सर ये पीपी के साथ मर्ज होके आता है? बिल्कुल आता है। ये जो अभी हमने डेप्रिसिएशन निकाला वो क्या था, पीपी था। अब इसके बाद भी हम देखते हैं आगे। अब दाऊद का एक सवाल है, सर हम बैलेंस शीट में CWIP का बैलेंस जीरो नहीं दिखाएंगे अगर कंपैरेटिव ईयर का डेटा भी शो कर रहे हैं, तो क्या मैं यहाँ पे कंपैरेटिव शो कर रहा हूँ या जो है इसी साल है? तो जब कंपैरेटिव नहीं है तो कुछ CWIP का बैलेंस, अगर कंपैरेटिव होता तो बेटा CWIP का बैलेंस लास्ट ईयर दिख रहा होता। अगर ये ऐसे शुरू कब हुआ होता, लास्ट ईयर, इस साल वो पीपी में दिख रहा होता। सही है? तो दाऊद अभी वो केस नहीं है ना जो आप पूछ रहे हो, इससे पहले अवेलेबल फॉर यूज कैसे होगा? नहीं हो सकता ना। हाँ, आप ये कहें कि आपका एसेट सब्सटेंशियली कंप्लीट हो गया, ये सुन लो भाई। अगर आपका एसेट वो आपको कहे कि भाई कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई बस सब्सटेंशियली कंप्लीट हो चुकी है। सब्सटेंशियली कंप्लीट का मतलब ये होता है कि बिल्डिंग बनवाई, सिर्फ उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम बाकी है। सही जी? तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी का काम बाकी है तो वो कहता है कि भाई आप अपनी कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट को रोक दें, पीपी डेप्रिशिएट नहीं होगा, वर्चुअल CWIP में ही रहेगा। पर मसला ये है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का काम अब बाकी है ना, इसकी वजह से आप इंटरेस्ट को कैपिटलाइज नहीं करेंगे। मैं रीजन भी देता हूं उसका क्यों कहता है वो कहता है बाज औकात जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है वो क्या करती हैं, उन्होंने बिल्डिंग बनाई, अब के इलेक्ट्रिक से उनको PMT वगैरह आना है, वो लंबी कर रहे हैं, तो भाई ये तो इनएफिशिएंसी है, इनएफिशिएंसी है। अच्छा, ये जो इनएफिशिएंसीज हैं वो फिर एसेट में कैपिटलाइज नहीं करो भाई। आपकी बिल्डिंग रेडी हो चुकी है, बिल्डिंग का पर्पस फुलफिल हो चुका है, अब उसके अंदर जो भी बाकी मसले हैं कि भाई बाथरूम की टूटी लगानी है, दरवाजे लगाने हैं, वो आपका काम है। बिल्डिंग सब्सटेंशियली कंप्लीट हो चुकी है तो मतलब हो चुकी है, तो कैपिटलाइजेशन क्या हो जाएगी। अच्छा, अब आपको सवाल में बोले कि 1 अक्टूबर को जो आपकी बिल्डिंग है वो सब्सटेंशियली कंप्लीट हो गई, 1 और रेडी फॉर यूज हुई है, आपको बोले 1 दिसंबर को, तो इंटरेस्ट कब तक कैपिटलाइज करोगे, अक्टूबर तक, सब्सटेंशियली कंप्लीट तक। बस ये बात याद रखिएगा। और ये भी यही कहता है कि सब्सटेंशियली कंप्लीट तक नहीं, जब भी सब्सटेंशियली कंप्लीट रहेगा वो CWIP में ही, पर इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना बंद हो जाएगा बस। पर रेडी फॉर यूज हो जाएगा तो CWIP को खत्म करना और पीपी को डेबिट करना, तो वो दिन से वो डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगा। नहीं, हाँ भाई ये भी क्लियर कर लो भाईजान, इधर सुनो सब। डेप्रिसिएशन कब से बुक होगी, अवेलेबल फॉर यूज से होती है, सब्सटेंशियली कंप्लीट से। तो सब्सटेंशियली कंप्लीट सिर्फ इंटरेस्ट की कैपिटलाइजेशन को रोकने के लिए। एसेट की डेप्रिसिएशन कब से होगी, रेडी फॉर यूज से, वो उसके प्रिंसिपल अपनी जगह है। नहीं, अच्छा अब इसका भी बता देता हूं, खाली ये कॉपी कर लें, अभी बता दूं 1 मिनट में।
ये हो गया जानी कॉपी यहाँ तक? बैलेंस शीट बना लो भाई। हो गया? एक अच्छा सवाल पूछा इन्होंने भाई, उसका जवाब दे देते हैं हम। हाँ भाई, ये काम की चीज देख लो। सवाल ये आया भाई कि सर पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर अभी बाकी है, बट उसने एसेट कंप्लीट करके दे दिया है। तो ऐसा होता है कि भाई आपकी पेमेंट बाकी होती है और आपका एसेट रेडी हो जाता है, तो वो पेमेंट प्लान ऐसा बना हुआ होता है कि वो कहता है कि भाई बकाया पेमेंट्स आप कुछ 3 महीने बाद देना, कुछ 4 महीने बाद देना, कुल मिला के 7 महीने बाकी हैं, पर एसेट कंप्लीट हो चुका है। अब जरा बात समझिएगा, यहां पे एक टाइमलाइन बना लो। हमने कहा कि भाई हमने जनवरी 1 2023, फिर हमने कहा कि भाई अप्रैल 1 2023, अक्टूबर 1 2023, और उसके बाद फेब 1 2024। बीच में आपका आ गया ईयर एंड। हाँ भाई 2023 का चार्जर, बस 2 मिनट रुक जाए, अभी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। अच्छा भाई, ईयर एंड आ गया 2023। अब मुझे एक बात बताओ, मैं खाली यहां पे हाइपोथेटिकल फिगर्स लिख रहा हूं। आपने यहां पे कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट की 3 लाख रुपए, यहां पे आपने की 2.5 लाख रुपए, यहां पे आपने की 1.50। अगली पेमेंट होगी यहां पे 1.20 की। अच्छा, अब यहां पे जरा फोकस होकर देखें आप, मुझे एक बात बताएं, इन तीनों की पेमेंट्स जो मैंने इस साल की है, ये तीनों पेमेंट्स जो इस साल हुई हैं, इसकी एंट्री ये बनी होगी ना जो अभी बना रहा हूं मैं, चाहे मैंने अपने पैसे से की हो या लोन लेके की हो, व्हाटसोएवर द केसेस, एंट्री ये बनी होगी CWIP डेबिट और बैंक। अब वो इसके केस में जो लोन है वो सिखा चुका हूं, अपनी जगह है। ये कितनी हो गई पेमेंट्स? ये आ गया 7 लाख रुपए। अच्छा भाई, अब मसला ये है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर यहां पर एसेट कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, एसेट कंप्लीट हो चुका है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे एसेट 7 लाख रुपए का पड़ा। ये वाली जो पेमेंट है ना, ये वाली जो पेमेंट है, ये जो आपकी 1.20 की पेमेंट है, कहने का मतलब है ये येट टू बी पेड है, ये येट टू बी, पर कहने का मतलब है क्या 1.20 का खर्चा भी कॉन्ट्रैक्टर कर चुका है? यस। इस बात को पिक करना अच्छे से, मैं कह रहा हूं सवाल अच्छा था इसका, तभी मैं यहां पे पूरी टाइमलाइन बना के बता रहा हूं भाई, ये 1.20 का खर्चा कॉन्ट्रैक्टर कर चुका है, तुमसे मांग सिर्फ बाद में रहा है, तुमसे मांग सिर्फ। अच्छा, अब होगा क्या, आपने अब एक एंट्री बनानी होगी इसी दिन के ऊपर, CWIP डेबिट पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट। कितने से भाई? सब बैंक को क्यों नहीं क्रेडिट कर रहे? नहीं, वो तो मांग ही नहीं रहा ना, तो मैं बिला वजह क्यों अपने सरप्लस फंड्स को यूज करूं? अच्छा, अब तुम लोग मुझे बताओ कि भाई एसेट तो यहां कंप्लीट हो गया, अब पूरा CWIP PP में ट्रांसफर हो जाएगा और डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगा, पर मुझे बताओ इंटरेस्ट कब तक कैपिटलाइज होगा? इस डेट बताओ, फेब या अक्टूबर? फेब नहीं, क्यों?
एसेट कंप्लीट हो गया। तो भाई वो अपनी जगह प्रिंसिपल है, इसके आगे इंटरेस्ट लगता है, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, इंटरेस्ट यहाँ पे रुक जाएगा, कोई मसला। तो बाज़ औक़ात आप ऐसे सवाल में देखो कि कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट आगे तक जा रही है और एसेट उसने डिलीवर कर दी है, तो वो आपकी ऑब्लिगेशन बन चुकी है, पीपी में कैपिटलाइज हो जाएगी, क्योंकि वो पैसे खर्च कर चुका है, सिर्फ मांग तुमसे बाद में रहा है। भाई बात क्लियर है? अच्छा भाई, इसके साथ वही जो हमारी रिवायत है, एक सवाल चिपका हुआ है, ये भी करना है और वो जो आएगा वो भी करना है। सही है जी, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।